नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में एक अलग ही पहचान बना ली है। अगर आपने कभी शादी या किसी बड़े फंक्शन के लिए एथनिक कपड़े खरीदे होंगे तो एक नाम जरूर सुना होगा, वो है मान्यवर का। असल में यह ब्रांड वेदांता फैशन लिमिटेड का हिस्सा है। बेसिकली यह कंपनी वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट में काम करती है। खासतौर पर पुरुषों के एथनिक वेयर में इसकी काफ़ी पकड़ मजबूत है। अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह एक ऐसे सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है जो लंबे समय तक लार्जली अनऑर्गेनाइज रहा है। इसकी वजह से कंपनी ने धीरे धीरे एक स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू और प्रेजेंस बना ली है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आपने इस कंपनी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आपने बोला कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, कंपनी की मार्केट प्रेजेंस अच्छी है, तो इतना अच्छा होने के बावजूद भी शेयर लगातार क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है या टेम्पररी कोई रीज़न है, या कंपनी का बिजनेस खराब होता हुआ दिख रहा है। तो इसी सब क्वेश्चन के हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऊपर के लेवल पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए, तो इनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर क्यों फंसता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर में लगभग 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है। पिछले एक मंथ की बात करेंगे तो लगभग 27% के आसपास शेयर टूट चुका है। 6 मंथ की बात करेंगे तो लगभग 51% के आसपास भारी गिरावट देखने को मिलती है। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो लगभग 48-39% की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले साल की बात करेंगे तो लगभग 55% की आसपास गिरावट देखने को मिली है। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 61% की गिरावट हमें 5 साल में देखने को मिलती है। यानी अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसा हुआ है और अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर का इस कंपनी में लॉस हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। अगर हम इसके कुछ बेसिक नंबर को समझे तो वेदांत फैशन का मार्केट कैप लगभग 8,564 करोड़ रुपए के आसपास है। अभी इसका शेयर प्राइस करीब 353 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका 52 वीक हाई लगभग 850 रुपए का रहा है। यानी पिछले एक साल में इस स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक समय ऐसा भी था जब यह स्टॉक 1000 रुपए से ऊपर तक गया था और उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। क्लियरली प्राइस मोमेंटम के हिसाब से यह गिरावट काफी शार्प रही है और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर आज इस स्टॉक में फंसे हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, केवल प्राइस गिर जाने से यह तय नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई है, और केवल ब्रांड अच्छा होने से यह भी तय नहीं होता कि स्टॉक जरूर बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में बिजनेस और स्टॉक प्राइस दो अलग अलग चीजें होती है और कई बार दोनों का मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ कुछ चीजें अभी भी मजबूत नजर आती है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी ROC लगभग 26% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE करीब 22% के आसपास है। आसान भाषा में समझे तो यह रेशो यह दिखाते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर के पैसे का कितना इफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है। जनरली 20% के आसपास या उससे ऊपर के रिटर्न रेशो को हेल्दी माना जाता है। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंस के मामले में कंपनी अभी भी मजबूत दिखाई देती है। अब वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो कंपनी का पी रेशो फिलहाल लगभग 23 के आसपास चल रहा है और इसका इंडस्ट्री का पी लगभग 27 के आसपास चल रहा है। यानी इंडस्ट्री के पी के मुकाबले अभी ये शेयर सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। और जब हम इसे इसके पीयर से कंपेयर करते हैं, जैसे कि ट्रेंड जिसका पी लगभग 75 से भी ऊपर है, या V2 रिटेल जो लगभग 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वेदांता फैशन कंपैरेटिवली थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझनी बहुत जरूरी है, मार्केट वैल्यूएशन हमेशा फ्यूचर ग्रोथ को देखकर तय करता है। अगर ग्रोथ स्ट्रांग दिखाई देती है तो वैल्यूएशन भी हाई हो सकता है, और अगर ग्रोथ स्लो हो जाए तो वैल्यूएशन कंप्रेस हो सकता है। यहाँ शायद यही चीज मार्केट प्राइस में दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट लगभग 50% के आसपास है।
डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो लगभग 2.27% के आसपास दिखाई देता है। यानी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा पैसा रिटर्न करती है। जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसमें से 50% डिविडेंड के रूप में कंपनी शेयर होल्डर को देती है। दोस्तों ये पॉइंट उन इन्वेस्टर के लिए लागू होता है जो खाली सिर्फ डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जो अच्छी डिविडेंड पे आउट देती है उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के सिचुएशन के अनुसार देखेंगे तो उनके लिए भी ये पॉइंट नेगेटिव साबित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर कंपनी किसी भी कंपनी का अगर डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी सिर्फ एक बार, दो बार या 3 बार देती है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने तो साल भर में 3 बार डिविडेंड दिया है, लेकिन कंपनी तो 5 साल से लगभग माइनस में यानी लगभग 60% के आसपास नेगेटिव में चल रही है। यानी उनके लिए भी ये नेगेटिव पॉइंट साबित होता हुआ नजर आता है। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी जो 60% 5 साल में गिरावट हुई है, अगर उसको रिकवर करके अगर ऊपर चली जाती है तो उनके लिए जो डिविडेंड पे आउट के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल कंडीशन के अनुसार उनके लिए भी ये डिविडेंड पे आउट लगभग नेगेटिव के बराबर हम कह सकते हैं। अब दोस्तों हर बिजनेस की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क और चैलेंजेस मौजूद है। अगर हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग 8.66% रही है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं मानी जाती। इसके अलावा ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी TTM डाटा में सेल्स ग्रोथ लगभग 2% की रही है और प्रॉफिट ग्रोथ में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट इस बात से जुड़ा हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस काफी हद तक वेडिंग सीजन की डिमांड पर डिपेंड करता है। जब डिमांड स्ट्रांग होती है तो बिजनेस अच्छा चलता है और जब डिमांड स्लो होती है तो ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अगर हम स्टॉक प्राइस का CAGR देखेंगे तो 3 साल में लगभग 33% की गिरावट दिखाई देती है और एक साल में पिछले एक साल में लगभग 55% का माइनस हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसे कई इन्वेस्टर नजरअंदाज कर देते हैं और वह है कंपनी के डेप्टर्स डे। वेदांता फैशन के डेप्टर्स डे लगभग 163 है। इसका सिंपल मतलब यह है कि कंपनी को अपने कस्टमर से पेमेंट रिकवरी करने में काफी समय लग जाता है। जब डेप्टर डे ज्यादा होते तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल लंबा हो सकता है, यानी सेल्स तो हो जाती है लेकिन कैश वापस आने में समय लगता है और यह फैक्टर बिजनेस की वर्किंग कैपिटल इफिशियंसी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अगर हम हाल ही के क्वार्टर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो स्थिति पूरी तरह खराब भी नहीं दिखती जितनी हम चार्ट के ऊपर दिख रहे। दिसंबर 2025 के क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 492 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट की है और करीब 135 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM लगभग 44% के आसपास रहा है। यह मार्जिन काफी स्ट्रांग माना जाता है। इसका मतलब यह है कि भले ही सेल्स ग्रोथ थोड़ी धीमी दिखाई दे रही हो लेकिन कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन को मेंटेन करने में अभी भी सक्षम नजर आती है। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर ब्रांड मजबूत है, मार्जिन अच्छे है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है तो फिर इतना स्टॉक गिर क्यों गया? यही वह जगह है जहाँ अच्छे बड़े इन्वेस्टर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइस हमेशा एक्सपेक्टेशन पर चलता है। जब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है और बाद में ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं आती तो वैल्यूएशन धीरे धीरे कंप्रेस होने लगता है। कई बार स्टॉक पहले से ज्यादा महंगा हो जाता है और बाद में करेक्शन के जरिए रियलिटी के करीब आ जाता है। यही वजह है कि आज बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने शायद उस समय खरीदा जब स्टॉक काफी हाई वैल्यूएशन पर था और ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म था, लेकिन जब ग्रोथ थोड़ी सी स्लो दिखाई दी तो मार्केट ने प्राइस को नीचे एडजस्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ इन्वेस्टर की माइंडसेट की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती अक्सर यही होती है कि लोग ब्रांड देखकर इन्वेस्ट कर लेते लेकिन वैल्यूएशन को ठीक से नहीं समझते। दूसरी गलती यह होती है कि जब स्टॉक तेजी से बढ़ रहा होता है तब लोग एक्साइटमेंट में आकर स्टॉक खरीदते हैं। और तीसरी गलती यह होती है कि जब स्टॉक गिरता है तो लोगों के मन में पैनिक शुरू हो जाता है और उसी के चक्कर में लोगों को जो स्टॉक है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं होती और क्लियरिटी खत्म हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज आपको करनी होती है वो है शांत रहना और कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना, ना कि पैनिक होना। अगर किसी स्टॉक में गिरावट आती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि गिरावट बिजनेस की वजह से है या वैल्यूएशन की वजह से।
अगर बिजनेस फंडामेंटल खराब हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बिजनेस स्टेबल है और वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहा है तो सिचुएशन अलग हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास अभी इसी वक्त लगभग 2025 में 74.94% की हिस्सेदारी अभी इस वक्त प्रोमोटर के पास है, और 2022 का डाटा देखेंगे तो लगभग 84.91% के आसपास प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी थी। यानी 2022 के कंपैरिजन में 2025 में ये थोड़ी सी कम होती हुई नजर आती है। हालांकि सेबी के नए रूल के अनुसार ये प्रोमोटर्स कम होती हुई नजर आती है। 2024 में भी खास कुछ नहीं, प्रोमोटर्स ने स्टेक कम किया था, लगभग 74.97 थी। 2025 में भी 74.94% थी। यानी प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई है, तो हालांकि थोड़ा मोड़ा चेंज है। अगर हम एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईएस के पास 2022 में लगभग 3.46% की 2022 में होल्डिंग थी। अब ये 9.29% शेयर होल्ड कर रहे हैं। यानी एफआईएस ने भी 2022 के मुकाबले 2025 में स्टेक बढ़ाया है। हालांकि बीच में उनका आना जाना रहता है, तो 2023 में देखेंगे तो 3.41 थी, 2024 में 8.13 थी, 2025 में 10.14 थी। यानी 2025 के मुकाबले 2025 दिसंबर तक ये देखेंगे तो 2026 में 9.29, यानी 2025 10 थी तो ये 9 हो गई। लेकिन 2022 के कंपैरिजन में देखेंगे तो उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। अगर डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 9.89 थी, अभी ये 12% हो गई। यानी डीआई भी यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आते हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों प्रोमोटर्स की होल्डिंग, हालांकि वो सेबी के रूल के अनुसार, लेकिन एफआई और डीआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है अगर ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 1.75 थी, ईयर से देखेंगे तो बड़ी है, लेकिन पिछले साल देखेंगे तो 2024 में 4.27% की 4.31। यानी यहाँ पर रिटेल, ज़्यादातर रिटेल बाहर निकल रहे हैं, और ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके हाथ में हिस्सेदारी बड़ी है। यानी शेयर है वो ज़्यादा होल्ड करते हैं एफआईडी और प्रमोटर। हालांकि पब्लिक इसमें थोड़े बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है, 3% मन ना के बराबर है, तो ये पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं कि शेयर में कैसा परफॉर्मेंस आगे आने वाले साल में होता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर पूरे बिजनेस को एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो वेदांता फैशन अपने सेगमेंट का एक एस्टेब्लिश लीडर है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, रिटर्न रेशो अच्छा है और मार्जिन भी हेल्दी है। वही दूसरी तरफ ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी होती हुई दिखाई देती है, और डेप्टर डे जैसे फैक्टर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन आया है वह एक्सपेक्टेशन और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का परिणाम भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पूरी डिस्कशन का मकसद किसी स्टॉक को अच्छा या बुरा साबित करना नहीं है। स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर का डिसीजन उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिस्क रिवॉर्ड और टाइम हॉरिजन पर डिपेंड करता है। जरूरी यह है कि हम केवल प्राइस देखकर डिसीजन ना ले, बल्कि बिजनेस, वैल्यूएशन, ग्रोथ, रिस्क, इन सभी चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करें। आखिर में बस इतना याद रखना जरूरी है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्राइस काफी वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की क्वालिटी और ग्रोथ ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और हर डिसीजन डाटा और लॉजिक के आधार पर ही ले। उम्मीद है आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।